चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया था कि पेमेंट की एंट्रीज़ कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसीविंग की एंट्रीज़ कैसे करते हैं, यानी अगर हम किसी से पैसा प्राप्त करते हैं, कैश प्राप्त करते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है। और इसके लिए भी आपको अकाउंटिंग के सभी रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पढ़े तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी रूल्स के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिसीविंग की एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं रिसीविंग ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के एग्ज़ाम्पल में कि रिसीविंग के ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पढ़े हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो आपको ये बात थोड़ा समझ में नहीं आएगी या कम समझ में आएगी। तो अगर आपने अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पढ़े हैं तो अकाउंटिंग के रूल्स आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, टैली एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको चैप्टर 3 मिलेगा। उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पेमेंट में बताया था उसी प्रकार अब हम यहाँ पर रिसीविंग के ट्रांजैक्शन को भी करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने 5 एग्ज़ाम्पल्स बनाए हैं। ठीक है, 5 एग्ज़ाम्पल्स अलग अलग तरह के हैं जिनको मैं अभी सॉल्व करूँगा और आप देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, इसका रीज़न्स क्या है, तो उसको ध्यान से आप देखेंगे। ये 5 एग्ज़ाम्पल्स, एक में मैंने अनिल से लिया है, दूसरे में विजय से, तीसरे में राजेश से, चौथे में मैंने सैलरी रिसीव की है और 5वें में मैंने कमीशन रिसीव किया हुआ है। तो इन्हें मुझे जनरल में एंट्री करनी है। जनरल बुक यानी एक टेबल होती है, उसके अंदर मुझे एंट्री करनी है। तो जनरल बुक में कैसे एंट्री करेंगे उसके लिए भी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। जनरल बुक कैसे बनाया जाता है उसको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जनरल बुक को तो मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन हो सकता है कि आपने उस एग्ज़ाम्पल को ना देखा हो पिछला चैप्टर। तो यहाँ पे आप समझ लें, जनरल बुक में 4 कॉलम होते हैं। किसी भी जनरल बुक में अकाउंटिंग की कोई भी लेन देन की एंट्री करने के लिए जनरल बुक में 4 कॉलम बनाए जाते हैं। और पहले कॉलम में डेट दिखानी होती है, दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर मेन होता है। जिस पार्टी के बीच में लेन देन होगा उनके लेन देन को पर्टिकुलर में दिखाना होता है। डेट में आप बताएंगे कि कब लेन देन किया। जितना अमाउंट लिया गया वो डेबिट में, जितना दिया गया वो क्रेडिट में जाता है। ये चारों कॉलम जो एग्ज़ाम्पल हैं उनको सॉल्व करके इन चारों कॉलम में हमें एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, तो फिर से एक बार मैं काम करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि जनरल के कुछ रूल्स होते हैं। वी नीड टू फाइंड 2 पार्टीज़ फॉर ईच ट्रांजैक्शंस यूजिंग अकाउंटिंग रूल्स। मतलब हमें कोई भी लेन देन करने से पहले 2 पार्टीज़ पता होनी चाहिए, 2 पक्ष पता होने चाहिए उनके बारे में कि कौन कौन से 2 पक्षों के बीच में लेन देन किया गया है। एक पार्टी डेबिट होनी चाहिए और दूसरी पार्टी क्रेडिट। ठीक है, डेबिट पार्टी का नाम पहले लिखा जाएगा कॉलम में, यानी जो पार्टी डेबिट होगी अकाउंटिंग के रूल्स के आधार पर उसका नाम पहले लिखा जाएगा। और उसके नीचे 2 लगाकर उस पार्टी का नाम लिखा जाएगा जो क्रेडिट होगी। ठीक है, और दोनों पार्टीज़ के बीच में जितने भी अमाउंट का लेन देन हुआ है वो आपके एक डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल के रूल्स हैं, जो पहले थे रूल्स वही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम पहला एग्ज़ाम्पल करते हैं। ठीक, जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल है मेरा 1/4/2020 को मैंने रिसीव्ड किया कैश अनिल से 680 रुपये, यानी अनिल से मुझे 680 रुपये 1/4/2020 को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस लेन देन को अगर हम अकाउंटिंग के रूल्स के आधार पर करेंगे तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट है, क्योंकि मैंने पैसा लिया है। जब हम पैसा लेते हैं तो रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट कहता है कि जब कोई वस्तु या कोई भी कैश आप ले रहे हैं तो वो डेबिट होगा। तो रियल अकाउंट के रूल से कैश डेबिट होता है। और क्योंकि पैसा हमें अनिल से प्राप्त हो रहा है, यानी वो पार्टी जिस पार्टी से हम प्राप्त कर रहे हैं वो अनिल है, तो अनिल क्रेडिट होगा। जो हमें देगा वो क्रेडिट और जो हम ले रहे हैं वो डेबिट।
ठीक है, ये पहली एंट्री हो जाती है। अगर आप पहली एंट्री समझ गए हैं तो दूसरी एंट्री भी वैसे ही है, उसको भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड एंट्री भी वैसे ही है, केवल नाम चेंज किया है। इस लेन देन में सेकेंड लेन देन में अगर हम देखें तो मैंने विजय से 200 रुपये प्राप्त किए हैं। तो पहले वाले के जैसे ही ये भी है, इसमें कैश अकाउंट इसमें भी डेबिट हो गया क्योंकि मैंने पैसे लिए हैं, तो पैसा आया रियल अकाउंट के नियम से कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और विजय पर्सनल अकाउंट के नियम से क्योंकि वो हमें दे रहा है वो जो है क्रेडिट हो गया। तो पहला एग्ज़ाम्पल और दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए डाले हुए हैं ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अब एक दो बार जब करेंगे तो आपकी आइडिया हो जाएगी, ठीक है। तो अब तीसरे एग्ज़ाम्पल पर आते हैं। तीसरा एग्ज़ाम्पल देखें क्या कहता है। तीसरा एग्ज़ाम्पल मैंने 3/4/2020 को किया। इसमें भी पहले जैसे ही मैंने राजेश से कैश रिसीव किया है, बिल्कुल वैसे ही है। तो राजेश से रिसीव करने पर भी वही हाल हुआ कि पैसा हमने लिया है, यानी कैश रियल अकाउंट के नियम से कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और जो पैसा हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कैश हम प्राप्त कर रहे हैं वो राजेश हमें दे रहा है, यानी देने वाली पार्टी हमारे सामने राजेश है। तो जो हमें देता है वो हमारे लिए क्रेडिट होता है पर्सनल अकाउंट के रूल से। तो राजेश हमारे लिए क्रेडिट हो गया और कैश हम प्राप्त कर रहे हैं तो कैश डेबिट हो गया, और अमाउंट को हम पहले जैसे ही लिख देते हैं। अब हम चौथे एग्ज़ाम्पल पर आते हैं। चौथा एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी आप समझ सकते हैं। इसमें हमने सैलरी रिसीव की है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। सैलरी रिसीव की है 15,000 रुपीज़। इस तरह के लेन देन अगर आता है तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम तो है नहीं। जब किसी व्यक्ति का नाम ना हो, ना किसी वस्तु का नाम हो, तो उसे हम नॉमिनल में रखते हैं। यहाँ पर सैलरी वर्ड जो आता है वो हमें नॉमिनल होता है। सैलरी हमने रिसीव की है। जब हम कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से अगर हमारी इनकम हो रही है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम लगाने पर सैलरी क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि हमें मिल रही है, और सैलरी हमें कैश के रूप में प्राप्त हो रही है तो कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम भी हमने किया। इसी प्रकार अगर आप चौथा समझ गए तो पाँचवा भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने कमीशन प्राप्त किया है 4 तारीख को 400 रुपया। तो कमीशन भी एक तरह की इनकम ही है, और नॉमिनल अकाउंट के नियम को फिर लगाना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि अगर हमें इनकम हो रहा है किसी भी रूप में, जैसे कमीशन के रूप में इनकम हो रहा है तो कमीशन क्रेडिट हो जाएगा, और क्योंकि कैश हमें प्राप्त हो रहा है, कमीशन मिला तो कैश आया, पैसा आया तो कैश इसमें भी डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो कोई भी अकाउंट अगर आप देखें, कोई चारों लेन देन, पांचों लेन देन भी अगर आप देखें तो सभी में पैसा जब भी आएगा, रिसीप्ट में जब भी पैसा आता है तो कैश जो होता है हमारा डेबिट हो जाता है, और पेमेंट में कैश हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि हम देते हैं, ठीक है। अब ये पूरी एंट्रीज आप एक साथ देख सकते हो। यहाँ पे सारे लेन देन को मैंने एक साथ कर दिया है इस टेबल में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप एक साथ कई लेन देन करते हैं और आपको जनरल बनाना है तो आपको अलग अलग कॉलम, अलग अलग टेबल नहीं बनानी चाहिए। एक ही टेबल के अंदर आप अलग अलग रोज़ बना करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आपको आसानी भी रहेगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।